सभी साथियों को नमस्कार। दुर्गा पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मीन राशि पर शनि देव की जो साढ़े साती चल रही है और चूंकि साढ़े साती का पहला चरण मार्च 2025 में समाप्त हो जाएगा। पहले चरण में क्या क्या हुआ और दूसरे चरण में आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, शनि देव के गोचर परिवर्तन से, शनि देव के नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन में क्या क्या लाभ होगा, बृहस्पति देव के वक्री होने से आपके जीवन में क्या क्या फायदा होने वाला है, किन ग्रहों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्या चीज़ आप करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, सारी बात इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। मित्रों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे मैं जो वीडियो बतलाता हूँ, जो बनाता हूँ, जो भी सारी बातें आप लोगों को बतलाता हूँ, उसके अंदर ये रहता है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, ज्योतिष के जो मूलभूत सिद्धांतों के साथ आप लोगों को मैं सारी बातें बतलाता हूँ, ताकि कोई चीज़ का जो प्रभाव आपके ऊपर में पड़ रहा है, ज्योतिष में जो बतलाया गया है कि किन प्लैनेट्स का प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा गोचर में, वो सारी बातें डिटेल से बतलाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं मीन राशि के बारे में। मित्रों, सबसे पहले बात करें तो मीन राशि वालों के लिए लग्न में ही राहु देव बैठे हुए हैं। राहु जब स्त्री राशि में रहते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं देते, लेकिन लग्न में जब राहु आते हैं तो किसी न किसी प्रकार से व्याधि जरूर देते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य में परेशानी देते हैं। साथ ही साथ 12th हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं। 12th हाउस का कारक भी है। शनिदेव के 12th हाउस में बैठ जाने से आपके ऊपर क्या हो गया, शनिदेव की साढ़े साती आ गई। साढ़े साती में होता क्या है, मीन राशि वालों के साथ साढ़े साती का जो पहला चरण होता है वो बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी होता है। मतलब हर एक राशि का अलग अलग होता है कि किसका पहला चरण ज़्यादा खराब होगा, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो मीन राशि वालों के लिए जो पहला चरण होता है वो ज़्यादा खराब रहता है, दूसरा चरण सुख समृद्धि लाने वाला होता है, तीसरा चरण भी पहले से कंपैरेटिवली ठीक, लेकिन सावधानी रखने वाला तो होता ही है। तो अभी हम सेकंड चरण की बात करेंगे और फिलहाल अभी जो नक्षत्र परिवर्तन और गोचर परिवर्तन जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। शनिदेव अभी 3 अक्टूबर से आपके सतभिषा नक्षत्र में आए हैं, जिससे कि उनका जो कोप है, उनका जो शमन करने का जो शक्ति है, यानी कि शनिदेव जो किसी को जो पीड़ित कर रहे हैं तो पीड़ित करने से पहले वो अब उनको खुद ही वो शक्तिशाली हो गए हैं, जिसकी वजह से वो आपको परेशानी कम देंगे। 15 नवंबर से वो मार्गी हो जाएंगे। मार्गी हो जाने का मतलब ये होगा कि वो अपना सीधा रूट देखेंगे, सामने वाला देखेंगे, पीछे वाले घर पे प्रभाव खत्म हो जाएगा। आपके ऊपर में शनिदेव की साढ़े साती है। साढ़े साती के साथ होता क्या है, साढ़े साती के दौरान हर तरह का परेशानी आता है। स्वास्थ्य का परेशानी आ सकता है, संतान से संबंधित परेशानी आ सकती है, जॉब में, नौकरी में, ये सारी चीज़ें एक साथ, खासकर उन लोगों के लिए जिनका शनि की अंतर्दशा चल रही हो, जिनका शनि का प्रत्यांतर चल रहा हो और शनिदेव लग्न या नवमांश में मित्र के घर में ना होकर के शत्रु के घर में हो, या फिर वो 1 नंबर मेष के घर में, 8 नंबर मेष के यानी मंगल के घर में, या फिर सूर्य के घर में सिंह राशि में हो। यानी कि आप अपनी कुंडली के अंदर देखें, अगर आपका शनि 1 नंबर, 8 नंबर या फिर 5 नंबर का है, या फिर शनिदेव मृत अवस्था में 0 से 4 अंश के अंदर में है, या फिर शनिदेव नक्षत्र में देखेंगे मंगल और सूर्य के नक्षत्र में तो नहीं है, अगर ऐसी स्थिति है तो आपको कष्ट अधिक मिलेगा। अब बात करते हैं शनिदेव की राहत की। तो 15 नवंबर के बाद आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। मार्गी हो जाने के बाद शनि का जो बल होता है वो सामान्य हो जाता है और अरिष्ट फल देने की जो कैपेसिटी होती है एकदम से कम हो जाती है, यानी कि उसके बाद वो सुफल देने लगते हैं। तो शनिदेव का आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा 15 नवंबर के बाद। तो बात करते हैं अभी हम सभी प्लैनेट्स की। तो बृहस्पति देव भी वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति के साथ आपके साथ है क्या, वो केंद्राधिपत्य दोष है। 2 केंद्र के स्वामी होकर के बृहस्पति अभी आपके तीसरे भाव में बैठ गए हैं वक्री होकर के। अब देखिए, मैथमेटिकल एनालिसिस करके बतलाता हूं कि शनि देव वक्री होकर के तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पे दे रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पर है। धन भाव में किसकी राशि है, मंगल की राशि है। 1 नंबर 11 से 12 1, यानी कि तीसरा भाव जो हो गया शनि से वो 1 नंबर हो गया। 1 नंबर मंगल की राशि होती है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ गई आपके धन भाव पर। तो धन भाव पर में जब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है तो डिस्ट्रॉयड कर देता है, यानी कि शनि की तीसरी दृष्टि सबसे खराब होती है, खासकर उस परिस्थिति में जब शनि का तीसरा घर उसके शत्रु का घर हो। तो अभी हर किसी राशि वालों के साथ शनि का तीसरी दृष्टि जो है हर किसी के लिए खराब है। डिपेंड करता है कि तीसरा घर किसके लिए कौन सा पड़ता है। तो आपके लिए शनि देव से तीसरा घर अभी आपका बैंक बैलेंस पड़ रहा है, तो आपके लिए धन के मामले में काफ़ी समस्या होगी। अब बृहस्पति देव करेंगे क्या, बृहस्पति देव अभी आपके तीसरे भाव में बैठ गए हैं और वक्री हो जाएंगे। वक्री हो जाने से होगा क्या कि वो सेकंड हाउस का भी अच्छा फल देने लगेंगे। अब सेकंड हाउस में चूंकि शनि ने तीसरी दृष्टि जब दी थी तो शनिदेव ने बैंक बैलेंस पे
जो आपको जो धन संपदा पे, जो आपके आर्थिक मामलों में, जो आपके पारिवारिक मूल्यों में जो परेशानी की थी, बृहस्पति उसको कंट्रोल कर देंगे। तो बृहस्पति के वक्री होने से सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि शनिदेव ने जो तबाही मचाई थी ना सेकेंड हाउस में, उसको बृहस्पति देव बिल्कुल मतलब क्षतिपूर्ति कर देंगे। मतलब ये बिल्कुल मैथमेटिक। अभी मैं चूंकि गांव में हूँ तो मैं आपको बोर्ड पे नहीं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा वो दिक्कत रहता है वो एडिटिंग करने में, तो डायरेक्ट बतला रहा हूँ। लेकिन आप ये याद रखें कि शनिदेव आपके 12th हाउस में बैठे हैं और तीसरा जो उनका दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पे पड़ता है। सेकंड हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल। तो सेकंड हाउस पर शनि का जो तीसरा दृष्टि पड़ा और शनि का वो शत्रु भी है, तो वहां पे उन्होंने धन संबंधित बहुत बड़ी परेशानी दी। बृहस्पति देव के वक्री हो जाने से, यानी कि बृहस्पति देव 9 अक्टूबर से आपके वक्री हो रहे हैं, आज से ही वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति देव के वक्री हो जाने से होगा क्या, बृहस्पति सेकंड हाउस का अच्छा फल देने लगेंगे। बृहस्पति और मंगल में मित्रता है, तो वो ऐसा लगेगा कि बृहस्पति देव खुद से सेकंड हाउस में बैठ गए हैं, तो वहां पे शनि का जो डैमेज है वो कंट्रोल कर देंगे आपको बृहस्पति। तो एक तो बृहस्पति का ये सबसे अच्छा फल हो गया आपके साथ। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति के अंदर केंद्राधिपत्य दोष भी लगा हुआ है। केंद्राधिपत्य दोष होने से होता क्या है कि वो शनि और बृहस्पति में ये है कि शनि का डैमेज कंट्रोल बृहस्पति ही करते हैं। तो बृहस्पति में केंद्राधिपत्य दोष होकर तीसरे भाव में चले गए, तो केंद्राधिपत्य दोष होकर के तीसरे भाव में चले गए और भाग्य भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई। तो भाग्य भाव पर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाने से भी आपके भाग्य में वृद्धि होगी। बृहस्पति जिस भाव पर में दृष्टि दे दें उस भाव को निहाल कर देते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो बृहस्पति अभी आपके तीसरे भाव में है, तो आपके 7th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आपके जीवन साथी पर, आपके मैरिज पे, आपका साझेदारी का बिजनेस पे, कोई भी आप जो व्यवसाय करते हैं उस पे, आपके भाग्य भाव पर और आपके एकादश भाव पर में भी दृष्टि पड़ रही है। तो बृहस्पति की दृष्टि से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं बुधादित्य योग की। मित्रों, सूर्य अभी 17 अक्टूबर को तुला राशि में जाएंगे और बुध जो है वो ऑलरेडी 9 अक्टूबर से आज से ही वो तुला राशि में चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि बुध और आदित्य, यानी कि सूर्य और बुध दोनों ही अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो बुध आदित्य योग तो बना ही बना, साथ ही साथ बुध जितना पाप पीड़ित होता है उतना अधिक फायदा होता है। बुध के बारे में एक ऐसा है कि बुध अगर पाप पीड़ित होते हैं तो वो विपरीत राजयोग ही देते हैं। तो बुध सूर्य के साथ, उसके बाद मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी और मंगल 26 अक्टूबर को चले जाएंगे कर्क राशि, अपनी नीच राशि में। काफ़ी दिन तक रहेंगे, अभी तो मैं अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूँ। तो मंगल अभी आपके पूरे अक्टूबर पूरे नवंबर पंचम भाव में रहने वाले हैं, नीच होकर के रहने वाले हैं। नीच मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी बुध पर, तो यहाँ पर बुध को एक विपरीत राजयोग भी बनेगा जो आपके लिए व्यवसाय में, बिजनेस में, मैरिज में, सब में आपको फायदा दे देगा। तो बुधादित्य योग लगा, बुध पीड़ित हो गया। उसके साथ ही साथ छठे भाव की और 7वें भाव का, यानी कि षष्ठीश और सप्तमेश दोनों अष्टम भाव में जाकर के बैठ जाएंगे। ये भी एक विपरीत राजयोग देता है। तो सूर्य और बुध का भी अच्छा फल मिल रहा है आपको, शनि का भी अच्छा फल मिल रहा है, बृहस्पति का भी अच्छा फल मिल रहा है। अब बात करें किसका नेगेटिव फल मिलेगा आपको। मंगल पंचम भाव में जाके नीच होकर के बैठ जाएंगे। फिलहाल आपको नीच भंग राजयोग सामान्य नहीं है, तो मंगल जब पंचम भाव में जाएंगे तो संतान से संबंधित आपको चिंता हो सकती है। इसके लिए आपको फिर वही बात हनुमान जी की आराधना करनी होगी, क्योंकि आपका हनुमान जी जो है वो भाग्य का भी स्वामी है। तो भाग्य का स्वामी होकर के नीच हो जाएंगे और पंचम भाव का मंगल जो होता है, अगर इस टाइम पीरियड में अगर किसी को संतान की प्राप्ति होगी तो सीजेरियन होने के प्रबल चांसेस रहेंगे, क्योंकि मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ रहेगा। तो यानी कि मंगल का आपको हनुमान जी की अगर आराधना करते हैं तो मंगल का जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो आपका ठीक हो जाएगा। अब बात करें तो शुक्र की। शुक्र अभी आपके 9th हाउस में है। अब बृहस्पति और शुक्र का समसप्तक योग भी लगेगा। शुक्र 12 अक्टूबर से चले जाएंगे आपके 9th हाउस में, बृहस्पति ऑलरेडी हैं, तो दोनों के अंदर में जो दृष्टि संबंध बनेगा तो वो धन के मामलों के लिए वो भी अच्छा हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो नेगेटिव आया है वो राहु का आया है, क्योंकि राहु लग्न के अंदर आपके अभी है तो व्याधि देता है, शारीरिक व्याधि देता है, चिंताएं देता है, किसी न किसी प्रकार से बिजनेस में चोट करता है। शनि की 7.5 की वजह से आपको बिजनेस में चोट, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर हैं तो भी किसी न किसी प्रकार का मानसिक रूप से आप चिंतित हो सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए आप चिंतित हो सकते हैं, प्रमोशन के लिए आप चिंतित हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी बृहस्पति देव के वक्री होने के बाद ट्रांसफ़र होने के आसार सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, मैं हमेशा ये भी बतला देता हूँ कि आखिर का कोई चीज़ क्यों बढ़ेगी। तो ट्रांसफ़र होने के लिए जो होता है वो
दशमेश जो है आपका 10th हाउस का लॉर्ड वो वक्री हो रहा है। तो वक्री होने से 10th हाउस का लॉर्ड जब वक्री होता है वो और ज़्यादा बलशाली हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र और पदोन्नति होने के चांसेस बढ़ते हैं। और दूसरी बात, 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो पाप पीड़ित हो रहा है ना, जो 4th हाउस आपकी जन्मभूमि है, आपका कर्म क्षेत्र है, जहाँ पे आप रहते हैं, वो अगर पाप पीड़ित होगा तो आपको स्थान परिवर्तन करवाएगा। तो 4th हाउस का जो लॉर्ड है बुध, उस पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी। कब से? तो मंगल 26 अक्टूबर के बाद से। तो 26 अक्टूबर के बाद से ट्रांसफर के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं विदेश योग की, यानी कि विदेश जाने की स्थिति। कि विदेश में भी आपके 12th हाउस में शनिदेव ऑलरेडी बैठे हुए हैं और मंगल से दृष्ट हैं। शनि पर में मंगल की दृष्टि पड़ गई, यानी कि दोनों ही जो कहा जाता है कि 12th हाउस और 8th हाउस जितना पाप पीड़ित होगा उतना ही ज़्यादा विदेश का अच्छा योग बनता है। मित्रों, एक चीज़ मैं आपको बतला दूं कि पहले ज़माने में जब ये संहिताएं बनी थी, ज्योतिष बना था, तो यानी आज से 5000 साल पहले भी विदेश जाने को खराब समझा जाता था। तो विदेश जाने का मतलब ये ज्योतिष में भी ये बतलाया गया कि 8th हाउस या 12th हाउस जो होता है वो पाप पीड़ित हो जाए। पाप पीड़ित हो जाने का मतलब खराब हो जाए, तभी जाकर के आदमी विदेश जाएगा। तो पहले ज़माने में चूंकि विदेश जाने को खराब समझा जाता था, आजकल अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए बतलाया गया कि 12th हाउस और 8th हाउस अगर पाप पीड़ित होगा तो लोग विदेश जाएंगे। तो अभी आपके 8th हाउस पर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और 12th हाउस पर में भी शनि है, उसकी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, 8वीं दृष्टि। तो क्या होगा, मंगल ने आपके 8th हाउस को भी प्रभावित किया हुआ है और आपके 12th हाउस को भी प्रभावित किया है और साथ ही साथ 4th हाउस के लॉर्ड को भी प्रभावित किया है। कब से? 26 अक्टूबर से। तो जो कोई विदेश जाने के प्रयास में होंगे उनको 26 अक्टूबर से, यानी कि नवंबर के महीने में, जो ही 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, उसके बाद आपके सारे पेंडिंग काम जो भी हैं वो सारे के सारे काम आराम से हो जाएंगे। इस बीच आपको करना क्या है, काले घोड़े की नाल लगा लेनी है आपको, क्योंकि अभी आपको शनिदेव की 7.5 काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है। अभी मैं तुरंत बतला नहीं रहा हूँ, लगभग 5 साल 6 साल अभी आपको चलना है, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा जो खराब टाइम है वो बीत जाएगा और मार्च 2025 से जो 2.5 साल आगे आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा, सुख समृद्धि लाने वाला होगा, क्योंकि मीन राशि का सेकंड फेज बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद काले घोड़े के नाल को आप घर में लगा लें, उसकी अंगूठी को धारण कर लें। और आपको, अगर आप अपनी कुंडली में देखें कि अगर आपका चंद्रमा किसी न किसी तरीके से अगर वीक है, विष योग में है, राहु से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है, शनि के साथ है, तो आप एक मोती धारण कर लें, आंख बंद करके, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। मीन राशि अगर आपकी है तो आप एक मोती पहन लें, अच्छा मोती, और उसको आप कनिष्ठा में या फिर मध्यमा में पहन लें, और इसके बाद देखना आप बिल्कुल कूल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। आपका जो समस्याएं हैं आपकी वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। हनुमान जी की पूजा आपको हमेशा करनी है, क्योंकि हनुमान जी आपके भाग्य के देवता हैं, यानी कि आपको भाग्य वृद्धि कौन करेंगे, तो मंगल करेंगे। मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना होती है। चंद्रमा को आपने बलवान कर ही लिया। अगर पॉसिबल होता है तो आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें। अगर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ ना कर पाएं, क्योंकि बहुत बड़ा है, कम से कम 20 मिनट लगता है करने में, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको आप कम से कम 108 बार रोज करें। इतना सी सब चीज़ करके देखें, आपको एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बतलाई, ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको आप अगर करते हैं 1 महीना के बाद आपको खुद से लगेगा कि मैंने जो किया इसका मुझे फ़ायदा मिल रहा है। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और 2 मिनट के लिए मैं अभी घर पे आया हुआ हूँ, तो मैं आपको ज़रा अपने यहाँ की ग्रीनरी दिखा दूँ। मैं अभी अपने दरभंगा गांव में आया हुआ हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अभी दुर्गा पूजा में घर पे आया हूँ। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग काफ़ी देखते हैं, मैं देखता रहता हूँ कि वीडियो में काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं, काफ़ी कॉल्स भी आते हैं। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।